हाँ जी। आरएस की सीरीज प्रिपरेशन करने वाले सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आरएस के पीवाईक्यूज कर रहे हैं 2003 से लेके 2024 तक के सारे। हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किए हैं और उसी के मद्देनज़र हमारा भी एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड पीवाईक्यूज चल रहे हैं। हम पिछली वीडियो में काफ़ी हद तक पीवाईक्यूज कर चुके थे। अब बचे कुछ पीवाईक्यूज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और आपके समय की हमें कीमत पता है और आपको भी हमसे ज़्यादा पता होना चाहिए। तो बिना किसी कॉमेडी के, बिना कुछ किसी इधर उधर की बातें करते हुए हम सीधा अपने मुद्दे की बात करते हैं। और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको पढ़िए और उसका जवाब सोचिए। 2 बार लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, नेगलेक्ट करिएगा, कोई सा भी पढ़ लीजिएगा। 3, 2, 1। तो बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या है। देखिए, क्वेश्चन है स्थानीय वनस्पति का जो संग्रह है क्या कहलाता है। 2010 का क्वेश्चन है। अब आरएस में ऐसे क्वेश्चंस की संभावना कम है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो हमें तैयार करना चाहिए। हो सकता है इसके बेसिस पे दो छोटे छोटे क्वेश्चन पुराने सालों को ऐड करके एक बड़ा क्वेश्चन बना लें। तो देखिए, इसका सही उत्तर है हर्बेरियम। और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हर्ब और एक्वेरियम से। जैसे एक्वेरियम में फिश रहती हैं, उसी तरह हर्बेरियम में पौधों के नमूने रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? पौधों के नमूने। गॉट इट। देन देखिए, होता क्या है कि हर्बेरियम जो है ये वह संग्रह होता है जहाँ पे पौधों के जो नमूने होते हैं उनको क्या करेंगे, सुखाकर, ड्राई करके, दबाकर, प्रेशराइज करके और लेबल लगाकर उनमें सुरक्षित किया जाता है। और इसमें क्या करेंगे हम, पौधे का नाम लिखेंगे, परिवार क्या है, स्थान क्या है उसका, और संग्रह की तिथि क्या है। और इसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ लाइब्रेरी और म्यूजियम ऑफ प्लांट्स। देखिए, कई बार जो वैज्ञानिक लोग जंगल में जाते हैं वो क्या करते हैं कि भाई वहां से कुछ पौधा लेके आए, उसको सावधानी से तोड़ा, उसको फिर सुखा देते हैं। उसको एक कागज पे चिपका देंगे। फिर नीचे उसका नाम और किस जगह से लिया गया वो लिख देते हैं। और ऐसे हजारों पौधों का क्या होता है, हजारों पौधों का संग्रह एक कमरे में वो कर लेता है। और अब इस कमरे को आप एक नाम दे दीजिए, वैसे हर्बेरियम टाइप का कुछ, ठीक है। तो जिस तरह आपकी लाइब्रेरी में किताबें रखी जाती है ना, उसी तरह हर्बेरियम में सूखे हुए पौधे रखे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, बाकी विकल्पों पर चलते हैं। देखिए, समाचार से कोई मतलब है नहीं, ये कोई अननेसेसरी, इसका कोई वनस्पति से कोई संबंध नहीं है। सैनिटोरियम जो होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, टीबी सैनिटोरियम। ठीक है। सैनिटोरियम में क्या होता है कि स्वास्थ्य लाभ, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बनाए जाते हैं और किसी विशेष बीमारी के उपचार के लिए यह स्थान होता है। और ये प्लेनेटेरियम, यहाँ जैसे प्लेनेट लिखा है वर्ड, तो उससे है कि यहाँ पे ग्रह, तारे और अंतरिक्ष की क्या होती है, जानकारी मुहैया होती है। देखिए, अब हर्बेरियम की बात कर रहे हैं तो भारत में भी कोई ना कोई हर्बेरियम तो होगा। वो कहाँ पे है? तो भारत का जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है वो है वेस्ट बंगाल में। और इसका नाम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। शॉर्टकट में बोलते हैं CNH। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 2.5 मिलियन, लगभग 25 लाख, अगर अपन अपनी इंडियन न्यू गणना में बात करें तो 25 लाख से भी अधिक पौधों के क्या है, नमूने सुरक्षित हैं यहाँ। गॉट इट। तो एक्वेरियम में क्या है, फिश। और हर्बेरियम में क्या है, हर्ब। हर्ब का मतलब वैसे भी जड़ी बूटी होता है। तो हर्बेरियम में होता है प्लांट्स। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बताइए एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी,
प्राय प्राय कहाँ पाई जाती है? 2008 का क्वेश्चन है। तो देखिए, कोरल रीफ्स एक्चुअली आपको पहले जाननी पड़ेंगी कि क्या होती हैं, फिर हम इसके बाद इसका आंसर आपको दे पाएंगे। और तो कोरल रीफ होते हैं कोरल पॉलिप्स। हिंदी में बोलेंगे इसको कोरल जीव, इसको बोलते हैं कोरल जीव। देखिए, कोरल पॉलिप्स मिलके क्या बनाते हैं? कोरल रीफ बनाते हैं। और क्या चाहिए बनाने के लिए कंडीशंस? एक तो पानी कितना चाहिए? वार्म वाटर हो 20 से 30 डिग्री, क्लीन हो, नैरो हो, नैरो वाटर, और पर्याप्त सूर्य का प्रकाश हो, और गहराई कम हो। गहराई कम हो 50 मीटर तक मैक्सिमम लगभग ना। और ये मुख्यतः इसलिए ये सारी कंडीशंस अपन को मिलती हैं मुख्यतः 23.5 डिग्री कर्क से लेके 23.5 डिग्री मकर रेखा तक। गॉट इट? इस बीच की जो ये एरिया है, यहाँ पे ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे जो कटिबंध होता है, इसको बोलते हैं अपन उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, तो देखिए, अब आप समुद्र के अंदर की आपको दिखाते हैं कोरल रीफ्स होती क्या है। पहले तो देखो, ये होती है कोरल रीफ्स। ये ये जो बनी हुई है, ये कोरल रीफ्स है। अब इसमें देखो कितने सारे जीव हैं जो छोटे मोटे ये रहते हैं। अब देखिए, ये लाखों जीव हैं, और इन्हें बिल्कुल ठंड पसंद नहीं है। ये कहते हैं भाई देखिए, हमें चाहिए धूप, और गर्म पानी चाहिए, और चाहिए साफ समुद्र। फिर ये मिलके जो बनाते हैं, इस ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये इनका घर है। ठीक है, और ये लंबी प्रोसेस के बाद लंबे समय जब स्पेंड हो जाता है, तो एक विशाल कोरल रीफ्स बन जाता है, तो ये इनका घर होता है। और इसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो कोरल रीफ्स को हम कह सकते हैं कि समुद्र के छोटे छोटे जीवों का घर है। करेक्ट। और ये किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम, बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देखिए, ये जो है, इनको एक नाम से और जानते हैं। इनको कहते हैं कि कोरल रीफ्स क्या है? समुद्र का वर्षावन। क्या है? समुद्र का वर्षावन। क्योंकि अब ये पूछा जा सकता है कोरल रीफ्स के कोरल रीफ्स क्या है दूसरे नाम से, क्योंकि ये समुद्र का जो हिस्सा है, समुद्र का 1% भाग में है, लेकिन ये 25% समुद्री जीवों के लिए क्या देते हैं? रहने खाने पीने की व्यवस्था है इनके पास, इसलिए 25% समुद्री जीव इन पर निर्भर है। और जो एक सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है, वो है ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ पे है? आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, हम इसका आपको फोटो दिखाते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस, इसकी जो लंबाई है, लगभग 2300 किलोमीटर। अब आप इसको अनुमान लगा के देखिएगा फोटो कैसा है। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये इस ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया पे फैली हुई है, ये वाला। देख पा रहे हैं? पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्से में। और ऐसी इसकी कोरल रीफ्स, और ऐसे इसके अंदर जीव जंतु है। ठीक है, तो इसमें 2300 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है, इसकी लेंथ है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। अच्छा, कोरल रीफ्स अपने भारत में भी, जैसे इस फोटो में दिखाया आपको, कहाँ कहाँ पे? अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, और गल्फ ऑफ ये कच्छ, रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, और अरेबियन सी के यहाँ पे। तो अपने जो भारत में है, इंडिया में जो कोरल रीफ्स हैं, इनके भी नाम है कुछ। देखिए, अंडमान निकोबार जो है, इसका नाम है फ्रिन फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, अगर लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप, तो इसकी है अटोल रीफ। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में, इसमें कोई विशेष प्रकार की रीफ नहीं, कॉमन रीफ पाई जाती है। लेकिन जो अंडमान निकोबार की रीफ है, उसको फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। और लक्षद्वीप की जो रीफ है, उसको बोलते हैं अटोल रीफ। जब हम आपको ज्योग्राफी में रीफ, कोरल रीफ्स का चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें हम बताएंगे कोरल रीफ्स कितने प्रकार की होती हैं।
या फिर अभी देखते हैं, अभी बता देते हैं आपको। और गल्फ ऑफ मन्नार, ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। गॉट इट। तो देखिए कोरल रीफ्स के बारे में क्या याद रखना है आपको। एक तो इनको चाहिए क्या भाई साहब, इनको चाहिए वार्म वाटर। ठीक है, करेक्ट, मिल गया। क्लीन चाहिए वाटर, ठीक है, मिल गया। शैलो वाटर चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो कोरल को कोल्ड नहीं, गर्म पानी चाहिए। तो बाकी विकल्प देखिए, ऑप्शन में क्यों गलत हो जाते हैं, चलते हैं। कह रहा है कि पहला कि शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं, शीतोष्ण में नहीं भाई, वो उष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा है कोरल, ये जो कह रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया भी। ये पश्चिमी तटों पे, महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों, दोनों तटों पर ठंडे समुद्री तटों पर पाए जाते हैं। ठंडे की बात हुई थी, गलत। ठंडों पर नहीं, इनको गर्म पानी चाहिए। और इस ठंडे समुद्री तटों पर, तो ये उपयुक्त है ही नहीं उनके लिए, वहाँ सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो कोरल रीफ को चाहिए ट्रॉपिकल ओशियन। और ट्रॉपिकल ओशियन किस किस के बीच है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, ये वाला एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए, 2008 का क्वेश्चन है, अब तो कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस, पर चलो फिर भी पढ़ते हैं। 3, 2, 1। तो देखिए इस क्वेश्चन का अपना आंसर करें उससे पहले एक छोटा सा, जो भी हम कोरल रीफ्स पढ़ रहे थे उनके 4 प्रकार होते हैं, वो थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। देखिए कोरल रीफ्स के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है। और इन 4 टाइप्स में पहला टाइप्स आता है फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है। देखिए मान लो ये कोई द्वीप है, कुछ भी मान लीजिए, ये बिल्कुल इसके किनारे किनारे, इसके कोस्ट पे जो रीफ बनेगी, इसके जो कोस्ट पे रीफ बनेगी, ये कहलाती है फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है। देखिए ये सीधा समुद्र, यहाँ मान लो समुद्र है, ये सीधा समुद्र के किनारे से कनेक्टेड रहती है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। यानी यहाँ जमीन है, और जमीन के पास कोरल रीफ क्या है, एक तरह से दीवार समझ लीजिए। इसके हम अभी आपको फोटो दिखाएंगे। तो देखिए ये कोरल रीफ्स है, कौन सी टाइप की, फ्रिंजिंग टाइप्स की। और ये कोरल रीफ्स इसके चारों तरफ है। और इस प्रकार की जो रीफ होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। जैसे ये देखिए, ये कोरल है बिल्कुल पास में इसके। ठीक। अब दूसरा है, एक तरह से समझ लीजिए घर है और घर की दीवार। और इस प्रकार की अंडमान निकोबार, और दूसरा कहाँ बताए थे हम आपको, गल्फ ऑफ मन्नार। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कैसा है। दूसरी जो रीफ है उसको बोलते हैं बैरियर रीफ। देखिए बैरियर से समझ में आ रहा है कि तो इसको अब्रोड टाइप का कुछ होगा। तो ये एक तरह से जो तट है, जो थोड़ी दूर होती है, जैसे मान लो ये तट है, तो यहाँ पे होगी लगभग ऐसे, बैरियर की तरह। और यहाँ बीच में क्या होगी, यहाँ पे बीच में लेग्यून हो गई एक तरह से। फोटो देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्थल खंड है, यहाँ पे लेग्यून हो गई, और ये रीफ हो गई। ठीक है। ये समझिए इसको ऐसे कि अगर कोई ये शहर इस पे बसा हुआ है, तो उस शहर को मान लो कोई समुद्री तूफान इधर से आता है, जैसे मान लो ये शहर बसा हुआ है, ये लेग्यून है यहाँ पे, अगर वो समुद्री तूफान इधर से या इधर से आता है, तो ये उससे इसका बचाव करेगी, और एक तरह से बचाव की दीवार होगी, तो उसको हम बैरियर रीफ इस तरह से बोल देते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ तो अपनी ग्रेट बैरियर रीफ है ही है। कहाँ की है ये भी आपको बताए, ऑस्ट्रेलिया। इसकी बताइए लेंथ, 2300 किलोमीटर। करेक्ट। क्या ये समुद्र, ये अंतरिक्ष से देखी जा सकती है, हाँ अंतरिक्ष से दिखाई देती है भाई। तीसरी बात करें तो एटॉल रीफ की। एटॉल रीफ का ये है कि ये गोले या रिंग के आकार की होती है, और बीच में क्या होती है, इसमें लेग्यूम। जैसे ये देखिए, ये एटॉल है। मान लीजिए यहाँ पे कोई समुद्री द्वीप था बीच में, वो फिर धीरे धीरे वह समुद्र में डूब गया। सॉरी, ज्वालामुखी द्वीप था जो समुद्र में डूब गया, लेकिन उसके चारों ओर जो ये रीफ है ना, वो बच गई। और ये कोरल ने क्या किया, गोल घेरा बना रखा है तब से, और बीच में पानी है। तो इसका आकार जीरो के जैसा होता है। और भारत में कहाँ है, भारत में ही है, लक्षद्वीप में। ठीक है। और एक चौथी टाइप की और आती है, उसको बोलते हैं पैच रीफ।
पैचिस पैच के रूप में, मतलब जगह जगह फैली हुई जो रीफ होती है उसको बोलते हैं पैच रीफ, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी होती है। जैसे अपन देखते हैं ना खेत में इधर उधर कोई छोटे छोटे पेड़ लगे हों, वैसे ही समुद्र में अलग अलग जगह कोरल रीफ के छोटे छोटे समूह होते हैं, इन्हें पैच रीफ बोलते हैं। तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो अपन कर रहे थे। मेघ पूर्व, इसका आंसर बताइए। तो देखिए, ठीक है, आई थिंक इसमें थोड़ी टाइपो है। ये है मेघ प्रूणज। प्रूणज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेगा हर्बी बोर या मेगा प्रोड। तो किसे कहते हैं मेगा हर्बी बोर, किससे कहते हैं? हिंदी में एक नाम से और जानते हैं इसको, मेमथ पूर्वज है। मेमथ पूर्वज है। और क्वेश्चन यही था, ये टाइपो हुआ है कि मेमथ पूर्वज कौन सा है। तो देखिए हाथी इसका आंसर है। कैसे है आपको सिखाते हैं। देखिए एक शब्द को समझिए, ब्रेक कीजिए शब्द को। मेगा यानी विशाल, वेरी लार्ज, ठीक है। हर्बीवोर मतलब शाकाहारी। जीव। तो ऐसा विशाल का शाकाहारी जीव जिसका वजन 1,000 किलो से अधिक हो, वो कौन सा हुआ? हाथी। गॉट इट। तो देखिए जंगल में बैठे हैं, कुत्ता कह रहा है कि भाई देखो मैं तो तेज दौड़ सकता हूँ। घोड़ा बोला कि मैं इंसानों का क्या हूँ, साथी। ऊँट बोला मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ, जहाज। तभी अपने एलिफेंट साहब आते हैं। सब ने इनको देख के कहा कि भैया, एलिफेंट भैया तुम है ना सबसे बड़े हो हमने, और तुम जो ये घास पत्ते खाते हो ना, इस वजह से तुम क्या कहलाए, इस जंगल के मेगा हर्बीवोर कहलाए। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखो बताते हैं एलिफेंट से रिलेटेड। तो ये एलिफेंट साहब है ना, ये इनका मैटर ऐसा है कि ये लगभग इनमें, इनको खाना कितना चाहिए पता है आपको? रोज 150 से 200 केजी फूड चाहिए पर डे, पहली बात। और इस फूड में क्या होगा, घास होंगे, पत्ते और फल, यानी कि एक दिन में लगभग 1,000 बनाना। समझ रहे हो डाइट बंदे की। और अगर इस सूंड सूंड की बात करें अपन, तो ये सूंड में कितनी मांसपेशियां होंगी लगभग? भाई इंसान में जो मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं लगभग 600। पूरे शरीर में होती है, इंसान के पूरे शरीर में 600 मांसपेशियां होती हैं। तो हाथी की सूंड में 40,000 मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। और अगर इनकी याददाश्त की बात करें तो भाई की याददाश्त जो है ना वो शानदार है। याददाश्त इनकी बहुत तेज होती है, और अगर कोई इनके साथ अच्छा बुरा व्यवहार करता है तो ये कई सालों तक उसे याद रखता है। तो इसलिए कहावत है, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। याद रखिएगा भाई साहब, और भूल जाएंगे, ये नहीं भूलेंगे आपको। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, सबसे बड़ी बात जो है, ये है इंजीनियर ऑफ फॉरेस्ट। कैसे? देखिए, जब ये जंगल में चलता है ना, तो झाड़ियाँ टूटती हैं, तो रास्ते बनते हैं, ठीक है। बीज जो है वो ये दूर दूर तक फैलाते हैं। तीसरी बात, जहाँ ये पैर रखते हैं ना अपना, वहाँ एक छोटा गड्ढा बन जाता है, और वो अपने आप में इकोसिस्टम होता है। और इनका जो मल होता है वो कई जीवों के लिए खाने का, उनका भोजन का स्रोत होता है। समझे इस चीज़ को। तो जो ये मेगा हर्बीवोर का मतलब आपको समझ में आ गया। जो हाथी है, भारत में हाथी मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बताइए? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कर्नाटका में, असम, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। गॉट इट। तो सबसे अधिक संख्या जो है वो है कर्नाटक में, ये याद रखिएगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पढ़िए। 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? भाई जो
वो लंबे समय से स्थायी है? समुद्र। करेक्ट। देखिए, इसको मेरीन इकोसिस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये सबसे बड़ा और सबसे स्थायी हम मानते हैं। क्यों? कारण क्या है? देखिए, एक तो ये 71% भाग, पृथ्वी के जो 70% भाग पर फैला हुआ है। दूसरा, इसमें जो बदलाव है, इसका तापमान का टेम्परेचर चेंज है, वो स्लो होता है, स्लो चेंज। तीसरा, पानी की मात्रा इसमें बहुत अधिक होने की वजह से इसका क्या है, पर्यावरण स्थिर रहता है। तो वाटर जो है एक्सेसिव वाटर है। और इसमें लाखों वर्षों से समुद्री का जो जीवन के जो जीव हैं उनका अस्तित्व बना हुआ है। तो समुद्री जीवन इसमें लंबे समय से है। तो देखिए, समुद्र हो सकता है मरुस्थल बाद में घटते बढ़ते रहते हैं। घास भी किसी जगह थी, टेम्परेचर चेंज हुआ, बदल गया। रेगिस्तान कहीं पे टेम्परेचर बढ़ा, वहाँ की पारिस्थितिकी चेंज हुई, वहाँ पर रेगिस्तान बढ़ गया। जंगल काटे गए, कम हो गए। लेकिन समुद्र जो है वो सबसे लंबे समय तक रहा। एक तब भी था जब डायनासोर था, और आज भी है जब इंसान है, और भविष्य में भी जब इंसान का फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन भविष्य में क्या रहेगा उसके बाद भी समुद्र इस पृथ्वी पर रहेंगे। तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। समुद्र में देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इनके साथ क्लियर कर लेने चाहिए। तो जो समुद्र में सबसे बड़ा जो जीव है वो ब्लू व्हेल है। आप जानते हैं इस चीज़ को। और इसका जो लेंथ है वो लगभग 30 मीटर, और वजन 150 टन के समथिंग, 150 टन से ज़्यादा ही है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है। गॉट इट। और समुद्र के बारे में हम उतना नहीं जानते जितना हम शायद मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, अभी भी जो 80% जो ओशियन है, इसकी पूरी तरह खोज नहीं हो पाई है। अभी हम 20% ओशियन को ही जान पाए हैं। और मंगल ग्रह पे शायद की की नॉलेज समुद्र में की नॉलेज से ज़्यादा है ना। समुद्र में अगर ऑक्सीजन की बात करें तो समुद्र क्या है, केवल पेड़ देखो, हमें मान बताया जाता है कि भाई पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन नहीं, समुद्रों से भी ऑक्सीजन मिलती है भाई। कैसे देते हैं समुद्र ऑक्सीजन? देखिए, समुद्र में जो रहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ये पृथ्वी की लगभग 50% जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ 50%। तो समझे कि मैरीन इकोसिस्टम सबसे मैसिव है और स्टेबल है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम है मैरीन इकोसिस्टम, और सबसे स्थायी इकोसिस्टम है मैरीन इकोसिस्टम। अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चन हमने पिछले पढ़े थे, उसके कुछ जवाब दे दीजिए अगर आपको याद हो तो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी जिस इकोसिस्टम में है वो कौन सा है? करेक्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और अगर सबसे बड़ा और सबसे स्थायी इकोसिस्टम की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मैरीन इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस हमें जो लेने हैं, ये हैं जनसंख्या व जनगणना और मिसलेनियस, स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी से। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस 2003 से और 24 के बीच में आए थे वो ऑल डन हो गए। एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन हालांकि पुराने हैं, और अभी के समय में अब इतना ऐसा क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब ये हो गया है कि हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, और अब इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे सोचिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है 2003 के हैं, और उस हिसाब से इसका जवाब भी आपको देना है कि 2003 में क्या डाटा रहा होगा। फिर हम इसको आज अपडेट कर लेंगे कि भाई अगर आज ही क्वेश्चन आता तो हम कैसे करते। तो ठीक है, 3, 2, 1। तो देखिए, 2003 के हिसाब से 27% था, लेकिन आज के हिसाब से अगर हम देखें तो 36% भाग है, जिसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट शहरी आबादी में है। तो पहले 27% था, लेकिन आज के समय में 35 से 36% के लगभग शहरी आबादी में
लोग रहते हैं। तो देखिए, अभी भी जब हम कह रहे हैं कि 35 से 36%, तो 35% लोग रूरल पॉपुलेशन और या अर्बन पॉपुलेशन। तो भारत की जो शक्ति है ना, भारत का जो असली ताकत जिसे हम कहें, वो अभी भी गाँवों में बसती है, ठीक है? और भारत को लैंड ऑफ विलेजेस कहते थे, और अभी भी कहते हैं, क्योंकि बड़ी आबादी अपने गाँवों में रहती है, सीधी सी बात है। सबसे अधिक जो शहरीकृत कोई राज्य है, तो वो गोवा है। गोवा में विलेजेस हैं, लेकिन सारे विलेजेस शहर की तरह कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ 62% जो से अधिक जो आबादी है वो शहरों में रहती है। सबसे अधिक जो शहरी आबादी, इससे भी ज़्यादा अगर शहरी आबादी की हम बात करें, तो कौन सा राज्य, वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में स्पेशली मुंबई, पुणे, नासिक और ये नागपुर जैसे बड़े शहर होने की वजह से। और राजस्थान में शहरी पॉपुलेशन की बात करें, तो ये है 25% के आसपास। ठीक है दोस्तों। और चलो, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो बम्बई, करेक्ट। तो बम्बई की पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ 20 लाख के समथिंग। और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ 10 लाख के समथिंग। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब लेटेस्ट आंकड़े आ जाएंगे अपने सेंसस से डिसाइड होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, गए जमाने ऐसे क्वेश्चंस का दोस्तों, बट ठीक है। पढ़ लीजिए अभी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते थे, आपको थोड़ी शांति मिल जाएगी। और इसका आंसर बताइए। 3, 2, 1। तो पूछ रहा है भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, और उसमें होना चाहिए भारत में इनमें से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर भारत में बात करें, सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, उसके बाद बंगाली। ठीक है, तो इसका आंसर सही है, बंगाली। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो हिंदी में जो हिंदी बोली जाती है ना, ये भारत में सबसे बड़ी भाषा है, और इसमें 43% जो भारतीयों की क्या है, मातृभाषा है। और भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं बताइए? भारत की 8th शेड्यूल जो है, उसमें 22 भाषाएं हैं। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के अगर हम क्रम बताएं, तो हिंदी आपको बता ही दी है, फिर बंगाली होगी, इसके बाद है मराठी, इसके बाद है तेलुगु, इसके बाद है तमिल। समझे बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, ये फैक्ट तैयार कर लीजिएगा। और चलो बताओ, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? बताइए। हिंदी। और आपको मिलता है, आपने दिया है बिल्कुल गलत जवाब, और आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि भारत की अभी कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। हिंदी और अंग्रेजी जो दोनों हैं वो राज्य भाषा है। क्या है? राजभाषा, सॉरी राज्य नहीं, राजभाषा। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज इन विच यू कैन कम्युनिकेट टू द गवर्नमेंट, टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये है ऑफिशियल भाषा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो अभी हमने, हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इस पर पहले काफ़ी विवाद हुए थे, तो उसको हम विवादों को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अब। आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आज के समय में, लेकिन बंगाली उस समय आंसर अभी भी हो सकता है, बट क्वेश्चन सही वैसा होता तो। 2 या 3 का क्वेश्चन है, पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए इसका आंसर। तो एस्पिरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। 2003 की बात हो रही है, और 2003 में बिहार सेकंड नंबर पे था, लेकिन टाइम चेंजेस और समय बदलता है, समय के बदलने के साथ साथ स्थितियाँ बदली, डेवलपमेंट हुआ, और आज के समय में अगर यूपी की बात, अगर कोई स्टेट आता है वो है महाराष्ट्र, और फिर आता है बिहार। तो अभी हम आंकड़ों का वेट करेंगे, सेंसस का। सेंसस चल रही है, तो और सटीक वाली लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र जो है वो अभी सेकंड नंबर पे है। देखिए, आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। देखिए, यूपी जो है वो सबसे ज़्यादा अपने भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और अगर ये अलग मान लो, फॉर एक अलग कंट्री होता, तो ये 5th लार्जेस्ट कंट्री होता है जनसंख्या के हिसाब से।
विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश होता अगर ये अलग देश होता तो आप समझ रहे हैं कि योगी जी जो हैं वो एक पांचवा बड़ा देश संभाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देश को संभालना, पॉपुलेशन बढ़ाना नहीं। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार, और डेंसिटी जो घनत्व जो है, देखिए पॉपुलेशन घनत्व होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले बसे लोगों की संख्या ना। तो इसमें 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, और 1100 में लगभग एक गांव समझ लीजिए, हर 1 किलोमीटर में एक गांव मिल जाएगा आपको। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या है इसमें। कितनी है? लगभग 7 लाख। और भारत का सबसे बड़ा राज्य तो आपको पता है जनसंख्या में, यूपी। क्षेत्रफल में वो है राजस्थान। तो आपको ये समझ में आया? ठीक है, बेसिक फैक्ट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? 3, 2, 1। तो बताइए एस्पिरेंट्स, इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका भी सही आंसर बिहार है, 2003 में भी और अभी भी, 2011 तक के डाटा का, ऑफिशियल डाटा के हिसाब से। तो देखिए ये जो डाटा है ना, महिला साक्षरता का डाटा, ये बहुत, चाहे वैसे डाटा हो लेकिन बहुत सेंसिटिव डाटा है। इससे हम उस समाज की, उस देश की सामाजिक स्थिति, सामाजिक सोच, और आगे फ्यूचर में वो समाज कितना विकसित होगा ये डिसाइड कर सकते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए अगर किसी घर में पढ़ी लिखी माँ होती है ना, उससे क्या प्रभाव पड़ता है? भाई बच्चों को पढ़ाने में हेल्प कर सकती है वो, परिवार का खाने का, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, भाई कितनी प्रोटीन देनी है, कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, और घर की आय डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि वो कुछ ना कुछ कार्य करती रहेगी, है ना। तो देखिए जब पुरुष पढ़ता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, ये कलाम साहब के स्टेटमेंट थे। और लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो इसलिए जो महिला साक्षरता किसी समाज के लिए, विकास के लिए तो बहुत जरूरी है, और उस समाज के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर पढ़ी लिखी माँ होती है वो सरकारी योजनाओं का भी ध्यान रखती है, बच्चों की पढ़ाई में आगे क्या करना है ये भी सोच पाती है। तो समाज को अगर बदलना है तो बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, घर में बंद करके नहीं रखना। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता राज्य जिस राज्य में है वो है केरला। यहाँ पे अब तो 100% लिटरेसी हो गई है यहाँ पे। और महिला भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर्वाधिक साक्षर है ना। और अगर हम बात करें केरल की, एक खास बात और है कि केरल में लोग कहते हैं एक किताब इज इक्वल टू है, बराबर है 1000 दोस्तों के। कितने? 1000 दोस्तों के बराबर हो। या तो आप 1000 दोस्त रख लो या एक अच्छी किताब पढ़ लो। तो राजस्थान की जो महिला शिक्षा की अगर हम बात करें तो राजस्थान में पहले कम थी, लगभग पहले लगभग 2011 में 52% की समथिंग थी, लेकिन अब 68 की समथिंग हम अनुमान लगा रहे हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए उस समय भी कोई कितनी कितनी बेकार स्थिति थी। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को? किसी इंसान को आप पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो वो इंसान कैसा होता है, वो इंसान किसी कोई नहीं समझ पाता। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो भारत का सबसे साक्षर राज्य हम आपको बताया केरल है, और सबसे कम साक्षर राज्य जो है वो बिहार है। और महिला की साक्षरता समाज कितना विकसित है, समाज कितना कम विकसित है, समाज की सोच कैसे, इस बात का हम निर्धारण कर सकते हैं। जिसमें कम साक्षरता दर होगी वो समाज संकीर्ण और रूढ़िवादी सोच का होगा। जिसमें महिलाओं की साक्षरता अच्छी होगी उस समाज में सोच वो विकसित और खुले विचारों वाला समाज होगा। और वहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं भी कम होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए आंसर एस्पिरेंट इसका, 2003 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात सबसे कम किन राज्यों में है? हरियाणा। देखिए 2003 में तो और भी स्थिति खराब थी, तो फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो अभियान चलाएं उनकी वजह से सुधरी है। अब हम बात कर लेते हैं 2011 के आंकड़े जो हमारे पास लेटेस्ट ऑफिशियल हैं, हम उन्हीं के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पुराने आंकड़ों को खंगालने से कोई मतलब अभी बनता नहीं है। तो देखिए सेक्स रेशियो होता क्या है, 1000 पुरुषों पर कितनी फीमेल है, ये बताता है कि ये उसका सेक्स रेशियो कितना है। मान लीजिए यहाँ 950 है
1000 पुरुष तो वहाँ का सेक्स रेशियो 950 हुआ, मतलब 50 की कमी। देखिए, हमने आपको किसी लेक्चर में बताया था कि प्रकृति क्या है। प्रकृति है न्यायप्रिय। प्रकृति 1000 पुरुषों पे 1000 महिला ही आपको इंसान को देती है, लेकिन इंसान कन्या भ्रूण हत्या और अन्य महिलाओं के विरोधी प्रथाओं को अपना के खुद उनकी हत्या कर देता है। और उससे जो बैलेंस है प्रकृति का वो बिगड़ जाता है। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो मान लीजिए यहाँ पे 50 महिलाएं गायब हुई हैं, तो इनका मतलब ये है कि इनको इनके साथ कुप्रथाओं का ही शिकार हुई। ये सेक्स रेशियो से आप डिकोड कर सकते हो समाज की स्थिति। तो सबसे अच्छा जो सेक्स रेशियो है, जैसे राज्य हरियाणा का खराब था, तो हरियाणा से ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था। धीरे धीरे खैर अभी स्थिति सुधरी है, हरियाणा की काफ़ी हद तक सुधरने लगी है। और अभी और लेटेस्ट आंकड़े अब आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा अपन को। इसलिए वेट कर रहे हैं हम इस सेंसस का। तो बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अपने कहाँ से स्टार्ट किया है? हरियाणा से। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है? केरल का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, और लगभग है 1089 या वन। केरला का है 1084। ठीक है, मैक्सिमम सेक्स रेशियो। सबसे कम तो हरियाणा के है ही है भाई। और भारत की, देखिए उस समय जिस समय सेक्स रेशियो खराब था, उस समय जो महिलाएं पढ़ी वो अच्छे पद पे भी गई। किरण बेदी जी को ले लीजिए, पढ़ी, आईपीएस बनी। बस हमारी समाज की सोच ये थी कि उनको अवसर नहीं दिए। और क्या आज भी सोचिए, आप 2026 में हैं, क्या आज भी महिलाओं को उतने अवसर दिए जा रहे हैं जितने पुरुषों को दिए गए? और क्या वो अवसर लेने के लिए संघर्ष नहीं कर रही समाज में? क्या वो समाज में घर से बाहर निकलते सुरक्षित हैं? क्या वैसे निकलते हैं जैसे पुरुष निकलता है? उसे डर नहीं है क्या? पुरुष जैसे 10-12 बजे, 10 रात को 10 11 12 बजे तक बाहर रह सकते हैं, क्या महिलाएं भी वैसे रह सकती हैं? अगर अभी भी स्थिति हमारी वैसी है कि महिलाएं नहीं निकल पा रही है, लेट तक नहीं बाहर रह पा रही है, तो आप समझिए आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज में अभी बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। आप किसी इंसान को सिर्फ इसलिए उसके साथ भेदभाव कर दे रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ वो महिला है? आप बताइए। मतलब आपकी सोच इतनी अजीब है कि कोई इंसान जिसको भगवान ने शारीरिक स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दे दिया, तुम उस उसको सिर्फ इसलिए अपने आप से अलग भिन्न समझ बैठे हो कि उसको थोड़ा स्ट्रक्चर भगवान ने अलग बना दिया, तो तुम उसके साथ भेदभाव कर दोगे? वो शारीरिक रूप से थोड़ी आपसे कमजोर है, तो क्या आप उसके साथ भेदभाव करोगे? और अगर आप भेदभाव कर रहे हो तो इससे ज़्यादा दुखद और इससे ज़्यादा पाप कोई नहीं होगा। और ये तो बहुत बड़ा अपराध है। क्या इंसान की फितरत होती है अपने आप को डोमिनेंस बनाने की। जब उसको कुछ नहीं मिलता वो इंसान को पे ही डोमिनेंस बनाने लगता है। पहले स्लेव रखने लग गए, स्लेव्स चलते थे, दास प्रथा थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो दास प्रथा खत्म हुई तो महिलाओं के साथ अत्याचार स्टार्ट हो गए। तो ये दुखद स्थिति है। और आप अपने समाज में, अगर हम हमारे समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पहले हमारे समाज में हमें अच्छाइयाँ ढूंढनी है। अच्छाइयों से सब कमियां भी ढूंढनी है और उन कमियों को खत्म करके अच्छाइयों में कन्वर्ट करना है, अगर हम सच में बेहतर समाज बनाना चाहते हैं। और भारत सरकार बहुत प्रयास करी, बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चल रहे हैं। और क्या है, हम इनका ऐसे अभियानों का मजाक उड़ा देते हैं, खिल्ली उड़ा के चलते आगे। हम कितने गंभीर हैं हमारे समाज के प्रति और हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति, ये हमें सोचने वाली बात है। आप में से जो भी इंसान सुन रहा है इस वीडियो को, डेफिनेटली आने वाले समय में माँ बाप बनने वाले हैं। हो सकता है उनके घर में भी बेटा हो तो उन्हें बेटी की शादी करनी पड़ेगी। बेटी होगी तो उसको जीवन देना पड़ेगा अच्छा बेहतर। तो आपको समझना होगा कि समाज की स्थिति आपसे सुधरती है, आपको बेहतर बनना होगा। अगर आप बेहतर नहीं बनोगे तो समाज की स्थिति और बिगड़ेगी और वो अल्टीमेटली आप पर ही लौट के आएगी। तो जब तक आप समाज में सोच है ना, जब तक आप पे नहीं बीतेगी तब तक आप उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। तब तक तो आप बस वीडियो रिकॉर्डिंग करके रील्स देखेंगे, रील्स में घटना होती हुई दिख रही है, लेकिन जिस दिन आपके साथ होगी तब उस दिन आप समझते कि यार ये तो बहुत दुखद होगा। उसकी इंटेंसिटी समझ में नहीं आती। समाज में अच्छे नागरिक बनिए, आपसे यही अपील है। सेक्स रेशियो बता दिया आपको। लिंग अनुपात 1000 पे कितनी महिलाएं हैं। और बात का सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य का है? केरल का। वीडियो अगर आप पीछे छोड़ोगे ना तो आपका विकास भी उतना ही पीछे छूट जाएगा। तो बेहतर है समय के साथ उनको अपने साथ लगा लो, नहीं तो दिक्कत ज्यादा होने वाली है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। पढ़िए। 3 2 1। अच्छा बताइए आंसर इसका।
वर्ल्ड बैंक के अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी है 2003 में? आपको आज के हिसाब से सोचना है, 2026 के हिसाब से। या पढ़ाई में इतने मशगूल हो गए कि भूल गए कि पॉपुलेशन कितनी हो गई है। चलो आज का भी बता देंगे। देखिए उस समय तो जब 2003 की बात थी 600 करोड़ थी, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। हाँ नहीं, यहाँ से हम अब जंप कर गए। हम पहुंच गए यहाँ पे। बस इसके नीचे है क्या 800 करोड़? इससे भी ऊपर चले गए अब हम। देखिए समझाते। अभी 2026 की हम बात करें तो लगभग 8 अरब 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, मतलब 820 करोड़। ठीक है। देखिए अगर हम हर एक सेकंड में बात करें तो एक सेकंड में लगभग 2 से 3 बच्चे इस दुनिया में जन्म ले लेता है। यानी जब हम तक अब तक क्वेश्चन किए हैं ना, इस दुनिया में कई बच्चों का जन्म हो चुका है। आप कल्पना करो कि जब पृथ्वी बनी थी तो शुरुआत में आपने आदम हवा बनाए भगवान ने। ये क्रिश्चियन फिलॉसफी है। फिर इन्होंने परिवार बढ़ाया, गांव बने, शहर बने, फिर देश बने। और देखते देखते हमारी पॉपुलेशन हो गई 2003 में 600 करोड़। फिर हमारी कहानी वहाँ भी नहीं रुकती भाई साहब, हम 2022 में पहुंच गए 800 करोड़। 2022 में हो गए थे। और 2026 में बात करें तो 820 करोड़। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य, सॉरी देश जो है, वो कौन सा है? चाइना नहीं, अब इंडिया हो गया भाई। इंडिया का वो 142 करोड़ के समथिंग पॉपुलेशन है, बाकी वो डाटा आना अभी बाकी है। दुनिया का सबसे छोटा जो देश है, स्मॉलेस्ट कंट्री जो पॉपुलेशन वाइज, वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, और उसकी पॉपुलेशन पता है कितनी है? इसकी पॉपुलेशन है 800 से 1000 मात्र। जहाँ पोप रहते हैं, जिनकी खुद की अपनी सैन्य आर्मी वगैरह है। तो अपने हर मिनट में लगभग 200 से 250 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हर एक मिनट में 100 आदमी मर रहे हैं। ये पैदा हो रहे हैं तो लगभग हमारा जो 100 से 150 की पॉपुलेशन बढ़ रही है हर एक मिनट में। इसलिए जनसंख्या की जो संख्या है वो वैसे ही बढ़ रही है जैसे घड़ी अपनी स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है। हमने भाई कब छोड़ दिया चाइना को पीछे? ये 2023 में छोड़ दिए थे हम। अब आगे चल रहे हैं चाइना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। पढ़िए। देखिए कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस में हैं जो हम यहीं कर लेते हैं, फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ भारत की भूगोल रहेगा, उसको अपन एकदम सिस्टमेटिकली करेंगे। और इस क्वेश्चन को पढ़िए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, बस 3 4 क्वेश्चन है, इनको निपटाता है। 3 2 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है एस्पिरेंट? ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है। तो पहला है, चेन्नई में वर्षा की विविधता मुंबई से अधिक है। विविधता की बात कर रहे हैं, हाँ विविधता है। लॉर्ड का मानसून तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है, बिल्कुल लाता है, ये हम आपको बताएंगे कैसे। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, ये भी करेक्ट है। और मानसून अभियान मोनेक्स यूएसए तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, ये गलत है। और ये भी बताते हैं क्यों। आंसर इसका ये है। एक एक पे चलते हैं। देखिए तो जो गलत है पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो मोनेक्स जो अभियान है, इसकी फुल फॉर्म है मॉनसून एक्सपेरिमेंट। और ये केवल भारत और यूएस का नहीं बल्कि इसमें और भी देश शामिल थे। और ये 1979 की बात है, 1979 में ये आयोजित हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय अभियान था। इसमें कई देशों ने भाग लिया और इसमें न केवल देश थे, प्लस कुछ इंस्टीट्यूशंस भी इसके साथ जुड़े। इसका उद्देश्य क्या था, इसका इंटेंशन क्या था? देखो एक तो ये था कि मानसून बनता कैसे है। दूसरा था कि मानसून कब और क्यों कमज़ोर पड़ता है।
या मजबूत कब बन पड़ता है। ठीक है। तीसरा था अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है, इन दोनों का क्या योगदान है। ठीक है। तो देखिए, उस समय समस्या थी कि भाई हमें, अब तो आप गूगल वेदर से पता कर लेते हैं, और ये इसी अभियान का आप थैंक यू बोलिए इसे, कि इसके वजह से आज आप ये सारी चीज़ें जान पाते हैं। तो पहले क्या था कि अगर पहले मौसम विभाग को पता नहीं चलता था, अगर पहले पता चल जाता था कि मानसून अच्छा होगा बुरा होगा, तो किसानों को उस हिसाब से फायदा होता था, किसानों को उस हिसाब से सूचित कर देना होता, तो उनको फायदा होता। अब उसका फायदा हमें मिलता है कि अब हमको पहले सूचना मिल जाती है भाई ऐसा मानसून होगा, ऐसा ये होगा। जैसा अभी आपको पता है कि मानसून पिछले 10 से 15 दिन में अब महाराष्ट्र की तरफ ही अटका पड़ा है, 10 दिन हो गए उसको वहीं पे। और वो महाराष्ट्र के पास जो ये लाइन है, ऐसे इसी पे अटका हुआ है। ठीक है। तो इसकी वजह तो यहाँ पे अटका हुआ। तो ये हमारे पास सोच रहे हैं, तो हम किसान हैं, सरकार है, वो पहले से ही अवेयर हो रही है इस चीज़ से। तो इस एक्सपेरिमेंट में भाई साहब काफ़ी उच्च लेवल पे चीज़ें हुई। जैसे काफ़ी वैज्ञानिक जो जहाज़ थे, शिप्स को समुद्रों में भेजा गया, हवाई जहाज एरोप्लेन्स यूज़ किए गए, एयर में भी, बादलों में अंदर जाके जहाज गए, मौसम के जो गुब्बारे हैं, गुब्बारे छोड़े गए, और डाटा कलेक्ट किया गया। ये सब डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम हुआ। और इसी इसी एक्सपेरिमेंट का आज हमें रिजल्ट है कि हमारे पास वेदर जैसी ऐप है, गूगल वेदर वगैरह हमें पहले ही पता चल जाता है। अब देखिए और बाकी विकल्पों की बात करते हैं। देखिए चेन्नई में जो वर्षा विविधता है वो मुंबई से अधिक है, ये बात सही है कि मुंबई की जो लगभग 75% जो रेन है मुंबई में, वो अपने जून और सितंबर में ही होती है। लेकिन चेन्नई की हम बात करें तो चेन्नई में ये इस मानसून से बारिश नहीं होती, जिस मानसून अपने नॉर्थ इंडिया में, ये जो मानसून आ रहा है इससे बारिश नहीं होती, उसमें होती है लौटते हुए मानसून से। इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। इससे तो होती है दक्षिण पूर्व पश्चिम मानसून से, लेकिन उतनी नहीं होती, इससे ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये विविधता यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु तट पर वर्षा करता है। हम आपको बताइए लौटता हुआ मानसून है, देखिए होता क्या है। अभी हम भारत का, अभी आपको चीज़ें समझा देते हैं तुरंत की तुरंत, भारत के मानसून की स्थिति कैसे बनता है, अभी मैप बना के। फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया का मैप, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो दाब क्या है, कम है। और यहाँ पे समुद्र है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, लो है, तो दाब क्या है, हाई है। हवा, विंड्स हैं वो उच्च दाब से निम्न की तरफ प्रवाह करती है, तो हवा यहाँ से यूं मूव करती है, और इससे बनते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। अब जब हमारे सितंबर अक्टूबर में बरसात पूरे भारत को कवर कर लेती है, उसके बाद सितंबर में मानसून लौटना वाप चालू करते हैं। और जब लौटते हैं तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से जब ये बारिश हो रही थी तो यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, मतलब इस पहाड़ के पीछे वर्षा नहीं हो पाती, तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। हिंदी में बोलेंगे इसको रेन शेडो एरिया। ठीक है। और जब सितंबर में मानसून होता है तो यहाँ पे उमस बढ़ जाती है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जब ये हवाएं वापस लौटती हैं इधर, तो बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से ये पानी उठाती है और यहाँ पे बारिश करती है तमिलनाडु में। तो यहाँ दिसंबर जनवरी में बारिश होती है, नवंबर दिसंबर जनवरी में। ठीक है। तो ये विविधता है। तो इसलिए जो ऑप्शन सेकंड है, लौटते हुए मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा करता है, बिल्कुल करता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ के लिए समझिए, मान लीजिए, जो आपको मैप दिखाते हैं, एक सेकेंड। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, देखिए ये है भूमध्य सागर, देख पा रहे हैं? भूमध्य सागर पे हाई प्रेशर डेवलप होता है, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है कंपैरेटिवली अपने यहाँ पे। यहाँ पे लो प्रेशर रहता है कंपैरेटिवली यहाँ से। यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा
कम हो जाता है, तो इससे वायु दाब है जो बढ़ जाता है, हाई प्रेशर। और हमने बताया कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये भारत के पश्चिम में है, तो ये डिस्टर्बेंस पश्चिम में हुआ और पश्चिम से मूव करके भारत की तरफ आता है। जब ये यहाँ पे भारत पे आता है, उस समय यहाँ अपना मौसम होता है जहाँ पे अपन गेहूँ की, रबी की फसल बोलते हैं, बोई हुई होती है, जैसे गेहूँ हुआ, सरसों हुई। तो ये बात होती है अपने दिसंबर जनवरी में। और जब यहाँ दिसंबर जनवरी में बारिश होती है तो अपन उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं मावठ। और जो हमारी रबी की फसल की बेस्ट होती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया। भूमध्य सागर में हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने भारत में होता है, उधर की तरफ हवा मूव करती है। तो सी सही है। अच्छा, आपको हम चेन्नई में वर्षा की अधिकता, जो लौटते मानसून से जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो इसके बारे में, जब ये मानसून इधर लौटता है तो इस एरिया को फिर 50% जो चेन्नई की बरसात है वो इसी मानसून से प्राप्त होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। और इसलिए इसे कहते हैं विंड फॉल, विंड रेनफॉल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। पश्चिम विश्व में हम आपको बताए, पंजाब हरियाणा राजस्थान के लिए फायदेमंद होता है। वही जनवरी फरवरी में बारिश होती है, वो भी हल्की, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे यहाँ पानी की समस्या बढ़ जाती है, तो वो दिक्कत हो जाती है, लेकिन इतनी होती है जो मावट कहलाती है, और वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। और मोनेक्स आपके बताएं, मानसून एक्सपेरिमेंट, ये केवल भारत और यूएसए का नहीं, इसमें कई देशों का और भी शामिल थे, और उनका ये संयुक्त अभियान था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल संसाधन माना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा संसाधन है जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते एक बार यूज करने के बाद? भाई वो खत्म हो गया तो फिर खत्म ही है, उसको हम दोबारा किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते, हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो आंसर है जीवाश्म ईंधन। कैसे समझाता हूँ, देखिए। इसमें एक चीज बताइए, अगर आपके पास दो चीजें हों, एक है बैटरी और दूसरी है माचिस की तीली। अब बैटरी जो है वो खत्म होने पर हम उसे दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम माचिस की तीली को एक बार जलाने के बाद दोबारा जला सकते हैं क्या? कौन सी चीज़ अगर ऐसे रही तो कौन सी चीज़ जल्दी खत्म होगी? अगर उनका स्टॉक लिमिटेड है तो कौन सी चीज़ जल्दी खत्म होगी? माचिस की तीली जल्दी खत्म होगी ना, अगर लिमिटेड स्टॉक है तो। ठीक वही अंतर है रिन्यूएबल में और नॉन रिन्यूएबल में। ठीक है। तो देखिए, रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको हम बार बार बना सकते हैं, ये बना सकते हैं बार बार। इसको हम एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा बना नहीं सकते। और ख़त्म हो गई तो ऐसा नहीं कि कभी बना नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी बलि देनी पड़ेगी और बनने में लगेंगे लाखों साल। क्योंकि कैसे लगते हैं लाखों साल, वो बताता हूँ। देखो, जीवाश्म ईंधन होता क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है? जीव के जीव है इसमें। और देखिए, जब करोड़ों साल पहले, करोड़ ईयर पहले, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु जिसमें थे, धरती के अंदर क्या हुए, वो दब गए। और ऊपर उनके ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ा दी गई, प्रकृति ने चढ़ाई, दबाव बढ़ा और तापमान बढ़ता गया। और करोड़ों वर्षों के बाद हमें मिलता है कोयला, हमें मिला पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिले। कहाँ से मिले? ये सारे जीव कन्वर्ट हो गए इसमें। तो इसलिए वो कहते हैं जीव अश्म फॉसिल फ्यूल, जीव अश्म ईंधन, ऐसा ईंधन जो जीवों के अवशेषों से प्राप्त हुआ है। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, और अगर नॉन नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते हैं? देखिए, देखिए, अगर आज पेट्रोल खत्म हो जाए, ठीक है, तो नया पेट्रोल बनने में कितना साल लगेंगे? 10 साल लग जाएंगे लगभग? नहीं, चलो 100 साल तो लग ही जाएंगे लगभग, इतना नहीं। और जब हम ऊपर बताएं करोड़ों वर्ष, तो करोड़ों साल ही लगेंगे भाई। इसलिए बोलते हैं हमको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। बाकी विकल्प क्यों नहीं है इसके आंसर? देखिए, इमारती लकड़ी की अगर हम बात करें, टिम्बर की, तो मान लो आपने पेड़ काट दिए तो नया पेड़ लगा दोगे आप, वो लकड़ी फिर से आपको प्राप्त हो जाएगी, तो ये रिन्यूएबल में आया। सोनल सोलर एनर्जी, हाँ, इसमें विवाद हो सकता है, और आई थिंक इसको कमीशन ने जो 100 ये है, कमीशन ने इसमें फिर बी माना था, जीवाश्म ईंधन ही, और इमारती को हम ऐसे मानेंगे क्योंकि हम उसको प्राप्त कर पा रहे हैं दोबारा से। सौर ऊर्जा, भाई सूरज रोज उगता है,
जब तक सूरज है जब तक एनर्जी मिलती रहेगी, ये भी पर डे रिन्यू हो जा रही है। पवन ऊर्जा, ये भी हवा चल रही है, पर डे रिन्यू हो जा रही है। ठीक है। लेकिन फॉसिल फ्यूल एक आज यूज हो गया, कल उसका स्टॉक मान लो इतना भरा था तो ये आउट हो गया, अब दोबारा रिन्यू होने में करोड़ों वर्ष लगेंगे, अभी नहीं हो पाएगा। ये पर डे रिन्यू हो रहा है। तो रिन्यू का मतलब है, रिन्यूअल का मतलब है बार बार जो हमें प्राप्त हो रही है, जैसे टिम्बर, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। और नॉन नॉन रिन्यूअल का मतलब है एक बार खत्म फिर बहुत देर होगी भाई। खत्म तो देर लगेगी, और अगर बार बार खत्म तो कल मिल गया, ऐसे। और इसमें खत्म हुआ देर लगेगी तो कौन कौन से आए? कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये ऑप्शंस। तो देखो, सीधा सा मतलब है ये खत्म तो आपका सफ़र खत्म हो गया। फॉसिल फ्यूल का मतलब ये होता है। भारत की जो है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप साथ साथ जान लीजिए कि जो भारत दुनिया का तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी का क्या है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। इंडिया इज एन एनर्जी हंग्री कंट्री। कोल जो है अभी भी भारत में जो बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है, सोर्स है एनर्जी का। हमारा 2070 तक टारगेट है कि हम नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। इसलिए हम जो इमिशन से मतलब है कि हम ऐसा नहीं प्रदूषण बिल्कुल जीरो कर देंगे, प्रदूषण की सारी चीज़ें हटा दें, हम नहीं, हम जितना प्रदूषण कर रहे हैं उतना ही हम सेविंग बचाएंगे भी प्रकृति को। और हम सौर और पवन जो ऊर्जा है उस पर तेज़ी से काम कर रहे हैं इस वजह से। और राजस्थान है ना अपना भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख राज्य है। कौन सा है? राजस्थान। अपना राजस्थान सोलर एनर्जी में प्रमुख राज्य। हम राजस्थान की इकोनॉमी जब पढ़ाएंगे आपको तो उधर हम आपको बताएंगे कितना गीगावाट और हम अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं और क्या हमारे टारगेट्स हैं हर साल और कितना कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, पढ़िए। 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है? भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? आप उत्तर पूर्वी मानसून बताया, जब लौटते हुए मानसूनों से जब बारिश होती है, किन किन तटों पे होगी? तो देखिए, गुजरात को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी को इस उत्तर पूर्वी मानसून से बरसात प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हुआ बी। तो देखिए इसका हम आपको मैप से समझाते हैं कि देखिए जब पूरा भारत में जब मानसून अलविदा होता है तब इन राज्यों में एक तरह से उसका स्वागत होता है, और स्पेशली तमिलनाडु में। क्योंकि कुछ राज्यों में तो जो जून से सितंबर का मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, वो भी ठीक ठाक बारिश करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब ये जून में तो ये हमारा मानसून ऐसे आया, ठीक है, और हमारे पूरे इस एरिया में बारिश की, यहाँ यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है पश्चिमी घाट है, तो ये क्षेत्र हो जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है। अब होता क्या है कि जब मानसून जून में बारिश कर ली ठीक ठाक, अब उसके बाद उसका लौटने का समय आया, तो अक्टूबर आते आते मानसून क्या होता है, लौटने लगता है, और हवाएं ऐसे चलने लगती हैं, और हवाएं उत्तर पूर्व से चलने लगती हैं, और बंगाल की खाड़ी यहाँ से, ये क्या है, खाड़ी से नमी लेती है, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करती है, और इस वाले क्षेत्र पे क्या करती है, बारिश करती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा तट हुआ है? तो तमिलनाडु, दूसरा दक्षिण आंध्र प्रदेश, ठीक है, तीसरा दक्षिण पूर्वी कर्नाटक। समझे? तो ऑप्शन में ये है, और ये अपना आंसर हुआ। देखिए गुजरात में पॉसिबल नहीं है, गुजरात में तो जाने वाले ये वाला ही मानसून कर देता है, दक्षिण पश्चिम मानसून ही बारिश करेगा, तो यहाँ से तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। जो जून से सितंबर में ही होती है, अरब सागर की जो शाखा है ये, या अरेबियन सी की शाखा होती है, ये बारिश कर देती है यहाँ से। तो अक्टूबर नवंबर से ही मैक्सिमम वर्षा इस वाले एरिया में होती है। तमिलनाडु की जो आधी बारिश है, 50% जो रेन है, वो इस वाले मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। और चेन्नई जो है, तो चेन्नई में जो ये हवा यहाँ से आई, नॉर्थ ईस्ट हवा यहाँ से नमी ली, नमी लेके यहाँ इस स्तर पे बरसात की, और इस बरसात में तमिलनाडु के तट पे जो हुई, तो इसे चेन्नई में इसको कहा जाता है कि विंटर, इस रेन को बोला जाता है विंटर रेनफॉल रीजन ऑफ इंडिया।
चेन्नई के इस हिस्से को बोला जाता है विंटर रेनफॉल रीजन ऑफ इंडिया। राजस्थान में जहाँ अक्टूबर नवंबर में बारिश जा चुकी होती है, मौसम सूखा होता है, और यहाँ हम दिवाली बनाने की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे बरसात का थोड़ा डर रहता है। आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पढ़िए और आंसर दीजिए। 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है। एस्पिरेंट्स, कौन सा शहर है जिसे सांस्कृतिक ध्रुवल केंद्र मेल्टिंग पॉट कहा जाता है? ऐसा पॉट जहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। बेंगलुरु? नो, दिल्ली। देखिए, अगर भारत के हर राज्य से लोग किसी एक शहर में आते हैं और वहाँ रहने लगते हैं, तो उस शहर में क्या होगा? वो एक भारत का छोटा रूप बन जाएगा। और वह छोटा जो मिनी इंडिया है वो है अपना दिल्ली। इसलिए दिल्ली को कहते हैं कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी यहाँ संस्कृति आपस में मिल जाती है। देखिए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉट क्या होता है? पॉइंट नहीं, पॉट। ये एक ऐसा पॉट होता है, मान लीजिए एक बड़े बर्तन में आप आलू, गाजर, मक्का, मटर सब मिल जाए, तो सबसे अलग पहचान रहते हुए भी एक नई डिश बन जाएगी। और ठीक वैसा ही लोगों की संस्कृति आपस में मिलकर दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली में आपको पंजाबी मिल जाएंगे, तमिल मिल जाएंगे, बंगाली मिल जाएंगे, बिहारी मिल जाएंगे, राजस्थानी मिल जाएंगे, इवन नॉर्थ ईस्ट भारत के लोग मिलेंगे। यानी पूरे भारत की संस्कृति दिल्ली में मिलती है, इसलिए इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉट ऑफ इंडिया। बाकी विकल्पों की हम बात करें तो हैदराबाद में आप देखिए, हैदराबाद में अपनी खुद की अलग निजामी संस्कृति है, बिरयानी है, चार मीनार है, तेलुगु और उर्दू संस्कृति है। ठीक है, लेकिन ये पूरे भारत की संस्कृति की विविधता का केंद्र नहीं है। बेंगलुरु जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आपको पता है। ठीक है, और लखनऊ जो है, यहाँ नवाबी संस्कृति है, तहजीब है, टुकड़े कबाब के लिए फेमस है, गज़ल शायरी तो यहाँ की फेमस है ही है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा भाषाएं जो कहीं बोली जाती हैं वो दिल्ली में बोली जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म की, मतलब 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे, जिसमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, तमिल, मलयालम और नेपाली जैसी भाषाएं हैं। दिल्ली में हर राज्य का आपको खाना मिल जाएगा। अपना दक्षिण भारत का डोसा, इडली डोसा मिल जाएगा। राजस्थान की दाल बाटी मिल जाएगी, मोमोज मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट का और खाना मिल जाएगा, पंजाब के छोले भटूरे मिल जाएंगे, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। अगर पूरे भारत को अगर एक शहर में देखना है तो वह है दिल्ली। तो कुछ एक शहर और शहर है जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं, दिल्ली को हम अब बता दिए। बेंगलुरु हो गया, कल सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। मुंबई की बात करें तो मुंबई है फाइनेंशियल कैपिटल। और अगर बात करें जयपुर, जयपुर कैपिटल सिटी। और हैदराबाद सिटी ऑफ पल्स, सिटी ऑफ पल्स, मोतियों का शहर। कोलकाता, कोलकाता है सिटी ऑफ जॉय। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फ्रेंड्स। 2007 में आया था, और इसके जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? तो आपका समय 3, 2, 1। ओके, देखिए इसका आंसर है 4%। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते पूरे भारत, पूरे विश्व में अगर 10 पर 100 बाल्टियाँ पानी है, तो 4 बाल्टी किसको मिलेंगी? भारत के हिस्से में आएगी। अच्छा, आप, और जबकि भारत की 100% पॉपुलेशन है, तो भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 17%। बस 17 लोगों को 4 बाल्टियाँ पानी अवेलेबल है। तो इसलिए हमारे लिए वाटर कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि नेचुरल चीज़ें हमें मिली हैं। हमारी जो बाउंड्री में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वो हमारे, उससे हमें इतना ही मिलता है। तो दुनिया में 100 लीटर मान लो पानी है, तो 4 हमें मिल गया, और इससे हमारा काम चलेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे, हमें बनाने पड़ेंगी कैनाल्स, हमें ड्रिप इरिगेशन को मैं तो देना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। भारत का सबसे मीठे पानी का अगर कोई स्रोत है जो हमें डायरेक्टली मिलता है, तो वह है मानसून। हमें मानसून से वैसे 75% वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, जो कि जून से और सितंबर के बीच होता है। और इस पे कैसे प्रभाव पड़ता है मानसून पे, तो उससे हमारे भारत में सूखा और अकाल जैसी स्थिति आ सकती है, और बाढ़ जैसी स्थिति भी आ सकती है। तो मानसून कमज़ोर पड़ने पर हमारी खेती, बिजली उत्पादन, सिर्फ खेती के लिए काम थोड़ी होता है, बिजली के लिए भी होता है।
और पीने के लिए पानी, इस पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ पे होती है? वो है मोनिसराम, करेक्ट, या मौसिनराम? मौसिनराम। और ये है मेघालय में। यहाँ लगभग सालाना 11,000 मिलीमीटर बारिश होती है। और राजस्थान की खास बात ये है कि भाई राजस्थान के तो अपने पश्चिमी राजस्थान में तो वर्षा कम होती है, लेकिन इसके लिए हमने इंदिरा गांधी IGP, इंदिरा गांधी नहर जो प्रोजेक्ट है वो चला हुआ है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के तो बड़े हिस्से को कृषि का इसी पे डिपेंडेंसी है। तो याद रखिएगा, 17 लोगों को 4 बाल्टी, या शायद 17% और 4%, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमारा इसी के साथ हमारा खत्म होते हैं PYQs। कौन से? हमने PYQs कर लिए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, जो 2003 से 2024 तक RS में आए। हमने PYQs कर लिए हैं बायोडाइवर्सिटी, PI प्लस इकोसिस्टम के। हमने ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी कर लिए हैं, PYQs। तो लगभग हमने इन सबको मिला के 75 to 80 क्वेश्चन कर लिए। और आपको बधाई हो कि ये सिर्फ मैंने नहीं, आपने किए हैं। आपकी मेहनत का परिणाम है कि जो आप डेडिकेटेड होके इतनी सारी वीडियो सुनी, धैर्य बनाए रखा, इंस्टा रील से बचे, क्योंकि डोपामीन तो इंस्टा रील में ज़्यादा मिलता है, इसमें तो बोरियत मिलती है। लेकिन बोरियत से सफलता मिलती है, डोपामीन से असफलता मिलती है। 10 सेकंड का डोपामीन आपको 10 सेकंड नहीं, 100 सेकंड पीछे कर देता है। तो वो आप क्या देख रहे हैं? दूसरों की लाइफ, आपकी लाइफ में उससे क्या बदलाव आ रहा है? और आप ये देखिए कौन सा तुम्हें अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं। अधिकांश नेगेटिव चीज़ सिखा रही है, अच्छी चीज़ों से तो है ही नहीं। अच्छी चीज़ तो बोरियत देती है ना। और छोड़िए अच्छा बुरा उसको, आप ये सोचिए आपका लक्ष्य क्या है, कि आप अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ रहे हैं। अगर वो आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है तो ठीक है, नहीं बढ़ाने में हेल्प कर रहा है तो नहीं। इंस्टा से अगर आपको मिल रहा है कि आप अपने एम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए, ज़्यादा देखिए। अगर ज़्यादा देखने से जितना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन you will have to analysis cost benefit analysis. You will have to do it because your every second has a greater value than the second you invest in Insta Reel। एक सेकंड जो आप Insta Reel में देते हो उससे ज़्यादा कीमती है आपकी सेकंड। बचिए, दिमाग को फोकस रखिए, मोटिवेटेड रहिए, किसी प्रकार की समस्या हो हमें बताइए, और इन वीडियोस को बार बार देखिए। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल से। नेक्स्ट वीडियो में वो होगा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और इसके बाद लाएंगे हम राजस्थान ज्योग्राफी। और जितने भी क्वेश्चंस 2003 से 2024 तक पूछे, आप बेफिक्र रहिए, डिटेल एनालिसिस आपको अवेलेबल होगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है। आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई होप दैट यू विल डू सो। आप भी ऐसा ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, दिमाग को व्यस्त रखिए, और उस बात को याद रखिएगा जो कही गई है कि एक किताब बराबर है 1000 दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।